going to go about the whole process. I have some queries of mine. Okay? The queries are as such that I want to know what are your expectations with the subject and why do you think this subject is being taught to you in 5th semester. See, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं, what is very important in the subject is to know why are we doing it. See, there is one thing is called memory. जो भी हम आते हैं एग्ज़ाम में, आप पढ़ते हो और आप लोग वो शीट पे प्रोक्रिएट कर देते हो वापस. ठीक है, आपने जो भी चैप्टर्स का पढ़ा आपने वो सारा शीट पे डाल दिया. दैट इज़ मेमोरी. बट वॉट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस एंड मेमोरी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. इंटेलिजेंस क्या कहती है कि आपने जो भी लिखा, आपने जो भी करा, आप उसका मीनिंग समझिए कि आपने वो करा क्यों. क्योंकि आपका कोर्स BMS है, बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस. सो हम सबसे स्टडीज़, तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग कॉर्पोरेट में काम करेंगे या समवेयर अराउंड द कॉर्पोरेट, मतलब सम एलाइड सर्विसेज या तो B2C या B2B. तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है एथिक्स, दैट इज बीइंग टॉट टू इन द 5th सेमेस्टर. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? व्हाई आर एथिक्स सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस? उसे मतलब what do you guys understand by business? What is exactly business? बिजनेस का अगर कोई आपसे पूछे कि what is business, how would you define a business? Before inserting the elements, please come in. Before inserting the elements of ethics in it, how do you tell कि business क्या है? What exactly is a business? एक ऑर्गेनाइजेशन मनी और प्रॉफिट जनरेशन, राइट? तो अगर कोई सिंगल बंदा काम कर रहा है, तो अगर वो कुछ कर रहा है तो दैट वुड नॉट बी कैटेगराइज एज एन बिजनेस बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वाई ओनली वी टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन देन? अगर चलो आपकी इस डेफिनेशन वॉज पार्शली ट्रू, इसमें इंडिविजुअल को भी ऐड कर सकते हैं, बट वॉट इज मिसिंग इन इट? इज इट द ट्रू सेंस ऑफ अ बिजनेस कि आई एम ओनली डीलिंग, आई एम क्रिएटिंग समथिंग विच कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूड? ठीक है, इकोनॉमिकली वैल्यूड इज द बिग टर्म हियर. अगर आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट क्रिएट करो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, यू कैन नॉट सेल इट. ठीक है, like you cannot sell directly emotions, you can sell them through advertisement. You require a means. Emotion is a very qualitative term, it is not quantitative, but when you add an advertisement to it, मतलब आप एक ad create करते हो, movie create करते हो, you just made a business out of it because you have created a product जिसकी market में demand है and you can utilize it and you can ask for a remuneration, right? So if I add ethics to it, what are these ethics? Are these ethics the one which I generally hear of it? मतलब जो हमें स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाते थे, क्या ये वो सेम एथिक्स है या इस एथिक्स का जो पूरा सबसेट है वो अलग है? इट इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट डोमेन. इज इट द सेम एथिक्स? बिजनेस में व्हाई आर वी एडिंग एथिक्स? टू मेक इट सस्टेनेबल. ठीक है, बिजनेस में जो पहला आपका गोल होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया होगा कि एंड गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इस अल्टीमेट गोल को रीच करने के लिए दे आर सब गोल्स. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड एसोसिएशन, हर ब्रांड का डिफरेंट रूट है, बट द अल्टीमेट गोल इज प्रॉफिट जनरेशन. प्रॉफिट जनरेशन अल्टीमेट गोल क्यों है? बिजनेस को रन करना, उसमें बिजनेस में बहुत सारी कॉस्ट होती है जो एक लेमैन को शायद ना समझ आए. मतलब अगर आप मारुति के पास कार लेने जा रहे हो सकता है कि उस कार का जो प्राइस है आपको वो ओवर इन्फ्लेटेड लगे, यू फील कि ये गाड़ी इतनी की नहीं होनी चाहिए, बट मारुति उस कार तक लेने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है. दे आर एम्प्लॉइंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस,
ठीक है, वो डिफरेंट कार पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, वो डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स कर रहे हैं कि वो विजिबल हो, कि आप वहाँ तक पहुँचो उनके शोरूम तक कि मारुति इज़ अ गुड ब्रांड, ठीक है। वो सारा पैसा भी तो कस्टमर ही पे करेगा। हाउ विल द ब्रांड पे इट, राइट? अगर जैसे सपोज लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हम आज एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे दो मेजर फ़ोन ब्रांड्स हैं, सैमसंग वर्सेस एप्पल, राइट? जैसे ही मैंने सैमसंग वर्सेस बोला, मैंने तो एप्पल बोला भी नहीं, पर आपके माइंड में एप्पल ही क्यों आया? Because a lot of money has been spent so that you believe that the two main giants are Apple and Samsung. अगर आपको ये एक्टिविटी रिवर्स करके करनी, आप वैसे भी कर सकते हो। आप किसी के सामने एप्पल वर्सेस बोलना, वो सैमसंग बोलेगा। दे वुड नॉट से Xiaomi, दे वुड नॉट से Vivo, दे वुड नॉट से OnePlus. It would be Samsung versus Apple. Because that is how they have made the world perceived कि हमारा ये है। तो एथिक्स हमें समझ आ गया, दे आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज दिस सस्टेनेबिलिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट? कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन सस्टेनेबल कैसे हो सकती है? ये सस्टेनेबिलिटी किस टर्म में है, और ये एथिक्स हैं क्या? आर दे जनरल एथिक्स? सो व्हाट आर दीज एथिक्स? हाउ डू आई डिसाइड कि मैं अपनी ब्रांड के लिए क्या एथिक्स क्रिएट करूंगा, और व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग रूल्स फॉर इट? See, this is the first class, so I would want to create a foundation. So I want to keep the class as interactive as it is possible, because this subject requires a lot of brainstorming and me and you talking with each other. कि आप क्या perceive करते हो एक certain fact का, और मैं क्या perceive करता हूँ, ठीक है? Then only we can move forward in this class. It is not only a theoretical subject, it is a very big subject. क्योंकि अगर let us take for example, आपके हिसाब से is Volkswagen an ethical brand or a non-ethical brand? Let's talk about cars and let's talk about Volkswagen, which is one of the greatest brand in Europe and region. Ducati, Lamborghini सब Volkswagen के ambit में आती है. Do you think it is an ethical brand or a non-ethical brand? It is an ethical brand, ठीक है? Recently, 4 years back, they were surrounded with a controversy where they said कि जो उनके फ्यूल एमिशन लॉज हैं उन्होंने वो ब्रेक करे। उन्होंने जो अपना एमिशन है वो बहुत लोअर स्टेट की है। एमिशन आप समझते हैं, जब भी गाड़ी चलती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो हर गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक लेवल सेट करता है अपनी कंट्री के हिसाब से, ये चाहिए। दिस इज द रूल विच इज सेट बाय एवरी नेशन सेपरेटली। तो उन्होंने इंडिया के एमिशन लॉज ब्रेक करे, बट उन्होंने सबको झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, हमारी कंपनी की जितने भी एमिशन लॉज है इट कंप्लाई बाय एवरीथिंग, बट इट टर्न्ड आउट के दैट वाज नॉट ट्रू। सो नाउ डू यू थिंक दैट दिस ब्रांड इज एथिकल? हाँ, दैट इज एथिक्स, राइट? राइट रॉन्ग की डिबेट, क्या सही है क्या गलत है, इज इट एथिकल नाउ? So are we guys understanding? Something was ethical a few seconds back, ठीक है? I gave you guys a piece of information, ठीक है? ये information आप लोगों ने process करी and the whole debate changed from ethical and it became a non-ethical brand. इस समय सबसे पहली बात क्या समझ आती है? द फर्स्ट थिंग विच वी अंडरस्टैंड इज कि जो भी ब्रांड या जो भी एंटिटी काम कर रही है इन द वर्ल्ड टू अर्न रेवेन्यू, अगर वो एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो दे विल ईजिली एंटर टू द अरीना वेयर दे आर बीन टैग्ड एज नॉन एथिकल. एंड डू यू गाइज वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद समथिंग विच इज नॉन एथिकल? Would you guys want to associate yourself thing which is wrong? No one wants to do that. So अगर लोग इस चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तो वो उसके कस्टमर नहीं बनेंगे. अगर वो उस ब्रांड के कस्टमर नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? Revenues would fall. They would not be able to reach their ultimate goal of revenue generation. And that is why ethics become a very strong thing. ठीक है? Does it make sense? ठीक है. Let us try to understand this whole dilemma of ethics. अच्छा, tell me one thing. Do you think these ethics are subjective in nature?
वॉट इज सब्जेक्टिव, मतलब सर्टेन चीज़ जो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हो। आप लोगों ने जब बचपन में मैथ्स सीखा होगा तो मैथ्स में देवर रूल्स, राइट, कि 1+1 शुड बी इक्वल टू 2। तो अगर आप कहीं पे भी जाओगे वर्ल्ड में 1+1 वुड बी इक्वल टू 2, राइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटीज, ठीक है, गुड बैड, दीज थिंग्स चेंजेस विद द एरिया यू आर इन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर लिविंग इन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ड्रिंकिंग माइट बी कंसिडर्ड नॉट अ गुड डीड, ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट रिक्वायर anything hot in nature, it's already tropical. But imagine that you are living in Antarctica, there people are drinking as a medicine and it becomes good. So you are understanding that these things changes with the area you are in. The same thing goes with ethics, business ethics also. आप जिस एरिया में काम कर रहे हो बिजनेस एथिक्स उसी एरिया के हिसाब से डिफाइन होते हैं। आप हो सकता है कि आपकी कंपनी यूएसए में काम कर रही हो, वहाँ पे आपको बहुत एथिकल माना जाए, बट व्हेन यू कम टू इंडिया हो सकता है कि आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए कि आपने उधर के लैंड के कुछ लॉस तोड़े हो एंड यू आर नो मोर कंसिडर एथिकल, ठीक है। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सब्जेक्टिव थिंग्स आर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एग्जाम्पल। इट इज़ अ प्रॉपर केस स्टडी, बट आई विल बी not giving you the case study exactly, I'll be giving you the whole picturization कि उसमें क्या क्या हुआ था, and you will tell me what steps would you have taken, ठीक है, if you were presented with the same case study, ठीक है। So imagine yourself going, imagine that this is some establishment, ठीक है, XYZ, ठीक है। The establishment serves coffee and other products, ठीक, जो बेसिक कैफेज करते हैं। इस एस्टैब्लिशमेंट में देयर इज समवन हु इज द मैनेजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। इस एस्टैब्लिशमेंट में दो लोग एंटर करते हैं, ठीक है, M और N। These two people sit in the establishment for 6 hours, ठीक है, they don't order anything, they utilize the very vital resources of the establishment, that is electricity, the ambience, the experience and the prime seats they have to offer. But keep in mind that there has been no waiting for the establishment, there is no one waiting outside, ठीक है। After 6 hours, manager takes the very strong call of calling the cops and asking these two guys to leave, ठीक है। On the arrival, when cops come, the manager talks to them, he tells them that they've been sitting for 6 hours and I want you to, you know, take them out, ठीक है, or arrest them. And cops take the call of arresting them and they take these two people and they've been arrested for 9 hours with the present facts, and this is the actual case, it's an actual case study, ठीक है। I'm just not taking the brand names to keep out the controversy part, okay? Now you have to tell me there are the 3 players involved here in the whole case study. Number 1 are the guest who visited the establishment. Number 2 is the manager. Number 3 is the police or cops. Out of these 3, if you had to rank them, and I'm telling you rank, आपको rank करना है, किसका एक्शन सबसे सही था और किसका एक्शन सबसे गलत था। You have to rank them on the basis of their action. जो सबसे सही होगा उसे रैंक 1 मिलेगी, जो उससे ठीक होगा उसे रैंक 2 मिलेगी, और जो बिल्कुल गलत होगा इन तीनों में उसको रैंक 3 मिलेगी। सो कैन वी हैव द रैंकिंग्स, इन तीनों में से कौन सही था? मैनेजर, पुलिस, गेस्ट, दैट इज 1 रैंकिंग। कितने लोग को ये रैंकिंग सही लग रही है कि दिस इज व्हाट इज द राइट रैंकिंग? कोई और? क्या
पुलिस, मैनेजर, guest. Okay. And the third ranking could be where the guest is right. Does anybody think that the guest was right? No? Okay. So she thinks that the guest was right. Guest. Second कौन आना चाहिए आपके हिसाब से फिर? पुलिस. And then the manager. Let's come to this ranking. ठीक है. ऐसा क्यों है कि ये मैनेजर, पुलिस और गेस्ट आपने ये रैंकिंग क्यों दी? ओके ओके, बहस नहीं करके, बट ही कुड हैव आस्क्ड देम टू लीव, like was involving police a directive which he had to take? They did not resist or anything of that sort. Ethically they came non-violently, वो वहाँ पे बैठे, nothing else. उन्होंने किसी को भी परेशान नहीं किया, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी. He could have actually asked them कि भाई आप लोग चले जाओ premises से, you're not ordering anything, right? नहीं, but that is very मतलब common thing ना. हाँ मतलब अब यही तो होता है, conditions applied. हाँ. What is a norm? Norm क्या होता है? Norm एक चीज होती है law और एक चीज होती है norm. What is a norm? तो फिर लॉ क्या होता है? नहीं, मैं आई एम जस्ट आस्किंग. मैं सही है गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे. आई एम जस्ट आस्किंग. ओके. How does an organization float in a norm? And do organization not create laws? How would you differentiate? अगर मैं आपसे सपोज आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, नॉट द सेम XYZ, ठीक है, अ डिफरेंट XYZ, और मैं आपसे कहूँ कि एक नॉर्म क्रिएट करना है कि सब टाइम पर आए, तो क्या डिफाइनिंग फीचर्स होंगे? एंड हाउ विल आई डिफरेंशिएट इट विद द लॉ? See, both rules and norms are one of the same thing with a very slight but a very big difference. Norm is an unsaid rule. Unsaid का मतलब है वो कहीं पे भी लिखा नहीं है, ठीक है, वो मानी जाती है. जैसे आप क्लासरूम में आए तो आप टीचर पे चिल्लाएंगे नहीं, दैट इज़ अ नॉर्म. ये कहीं रूल बुक में तो लिखा नहीं है. अगर आप मेरे से कोई बच्चा पूछे कल को कि सर आपने कहा है कि चुप रहना है यहाँ पे, ये कहाँ लिखा है, तो मेरे पास ऐसे कोई रूल बुक नहीं जहाँ पे लिखा है. इट इज़ अ नॉर्म. नॉर्म इज सेट बाय द सोसाइटी. नॉर्म इज़ एन आइडियल बिहेवियर. जैसे हम लोग मानते हैं एक नॉर्म है कि आप सड़क पे जाते हुए किसी को भी गाली ना दें, ठीक है, इट्स अ नॉर्म. अब ऐसा तो नहीं है ना आपके कान में, यू वुड नॉट डू दैट, क्योंकि यही एक नॉर्म है. अब उसके पीछे लॉ भी है, ठीक है. टू बैक दैट नॉर्म देयर इज अ लॉ ऑल्सो, कि अगर आपने किसी को भी कुछ बोला एंड यू क्रिएट सम पब्लिक न्यूसेंस, सो यू कैन बी टेकन अवे, राइट. वाई आर वी टॉकिंग अबाउट नॉर्म एंड लॉ हियर? अगर आप किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाते हो तो उस कॉफ़ी शॉप का क्या नॉर्म है? सपोज आप ऐसा होता होगा ना काफ़ी बार कि आज के टाइम पे व्हेन यू डिसाइड, अपने फ्रेंड्स के साथ आप होते हो तो डिसीजन होता है कि हम कहाँ जाएं. शुड वी गो टू अ कैफ़े, ठीक है, शुड वी गो टू अ प्रॉपर रेस्टोरेंट, फाइन डाइन, और शुड वी गो टू अ कॉफ़ी शॉप? कैफ़ेज एंड कॉफ़ी शॉप्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज कैफ़े स्पेशलाइजेज इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. कॉफ़ी शॉप की स्पेशलाइजेशन सबसे पहले ही बेवरेज होती है, एनी कॉफ़ी शॉप, और एनी शॉप विच इज़ नॉट अ कॉफ़ी शॉप, सपोज अ टी शॉप, जैसे MBA चाय वाला है, सो देयर स्पेशलाइजेशन इज द टी,
If somebody is going there, I am thinking in my mind that they are going for the tea. अगर कोई मुझे बोले कि MBA चाय वाले की चाउमीन अच्छी है, तो that would not sound correct. भाई हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूँ हो सकती है, बट इट वुड नॉट साउंड करेक्ट, क्योंकि उसका नाम चाउमीन वाला नहीं है, चाय वाला है. जैसे सरदार बख्श, उनका जो लोगो भी है उसमें भी दे आर मेकिंग कॉफ़ी एंड कॉफ़ी की बीन्स होती है. तो अगर वो कॉफ़ी भी अच्छी नहीं बना रहे तो दे आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग एज पर मी. जैसे अगर CCD है, कैफे कॉफ़ी डे, तो दे हैव टू गिव द होल एक्सपीरियंस ऑफ कॉफ़ी. तो एक कॉफ़ी शॉप का नॉर्म क्या होना चाहिए कि वहाँ पे आप आराम से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, आप आराम से कॉफ़ी पे डिस्कशन करो. जब आप लोग शाम को कहते हैं चाय पे चर्चा, वाई डू यू से चाय पे चर्चा, कि आप आराम से बैठो एंड यू आर डिस्कसिंग योर थॉट्स जो आपके पास पूरे दिन में आ रही है. तो अब इस केस को देखो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि डिड द मैनेजर नॉट ब्रेक द नॉर्म ऑफ द कॉफी शॉप? Was the norm not broken? I understand the whole debate about revenue collection के रिसोर्सेज के लिए रेवेन्यू होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू के लिए लोग आना भी ज़रूरी है. अगर आपका अल्टीमेट गोल रेवेन्यू या मनी है और आपके पास कस्टमर एक्विजिशन पॉलिसी नहीं है तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच आउट हियर. XYZ ब्रांड क्या कहते हैं कि वी आर कस्टमर सेंट्रिक, हम कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं. चाहे आप कार की ऐड देखो, व्हाट डू दे से, इंडिया की गाड़ी, फैमिली कार, राइट. भाई नमक देश का हो गया है. हमेशा हमें पढ़ाया गया कि समंदर का नमक है, समंदर में से नमक मिलता है एंड आफ्टर सम नॉटिकल माइल्स इट इज इंटरनेशनल बॉर्डर. पूरा ओशन है, उसमें 5 नॉटिकल माइल्स के बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, उसी समंदर में से नमक आ रहा है देश का, जो एक्चुअली में जोग्राफिकली बॉर्डर इज इंटरनेशनल. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ब्रांड कैसे एसोसिएट कर रही है चीज़ें कस्टमर के दिमाग में. तो अगर आप कस्टमर नहीं रिटेन कर पा रहे तो रेवेन्यू आ ही नहीं पाएगा. तो अगर कोई बंदा एथिक्स तोड़ रहा है तो इवन दे आर कमिटिंग अ क्राइम, राइट. मैं ये मान के चल सकता हूँ कि XYZ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कॉफ़ी शॉप की, इनका एक अनसेड रूल होगा कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए. डिड द मैनेजर नॉट ब्रेक दैट बिग लॉ? डिड ही नॉट ब्रेक द होल फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्या तोड़ा उसने? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, इट्स नॉट अ फाइनल आंसर. एंड लेट मी टेल यू, दिस केस स्टडी डज नॉट हैव एनी वन राइट आंसर. इट इज सो सब्जेक्टिव इन नेचर कि आप जैसे इसे अपने माइंड में मानोगे वही सही है. अगर आप इस पूरी केस स्टडी को देखोगे तो इसमें तीनों सही और तीनों गलत है. दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस केस स्टडी एंड इट्स एन एक्चुअल केस स्टडी. It's an actual case study and was one of the biggest cases of that time. There are certain facts जो मैंने आपको इसमें बताए नहीं, which when we'll have a अभी general discussion, उसके बाद I'll tell you those facts and you would be astonished to know the actual reason for chucking these 2 people out. कि actual reason क्या था और वो क्यों गलत था. So we've talked about the manager. Are the guests wrong? अरे ये तुम्हारी तो रैंकिंग है. हाँ, ओके. ही सेज द गेस्ट आर नॉट दैट रॉन्ग. तो अब नई रैंकिंग इन दोनों में से कौन सी है? क्या है, और भी कोई रैंकिंग पॉसिबल है क्या? Why are the police wrong? Is the police wrong in this case? And we will talk about, पता है हम इस प्राइमरी क्लास में इतना डिस्कशन कर क्यों रहे हैं. आप एक बात हमेशा याद रखना,
इट इज़ ट्रू फॉर एनी सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट का अर्थ समझ गए, अर्थ का मतलब होता है कि वाई यू डूइंग इट, हाउ विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाय ऑर्गेनाइजेशन आई मीन फैमिली ऑल्सो। आप इंडिविजुअली भी कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वॉट डू आई मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? सपोज आज सड़क पे 10 रुपये पड़े हो, मैं चल रहा हूँ, मैंने 10 रुपये नहीं उठाए, मैंने कहा दिस वुड बी रॉन्ग, इट इज़ नॉट एथिकल कि मैं किसी और का पैसा उठाऊँ, राइट। फिर आप कहो कि सर का एथिक्स और चेक करते हैं, आप लोग 10 रुपये जेब में डाल के 100 रुपये फेंक दो नीचे। मैं वापस चल के आया, मैंने कहा नहीं ये बहुत गलत है, 100 रुपये नहीं उठाता। फिर इसे लगा नहीं सर 2000 रुपये पिघल जाएंगे, तो उसने 2000 रुपये फेंक दिए। मैंने कहा पाप है किसी के 2000 रुपये लेना, नहीं लेंगे। फिर उसने कहा 1 लाख रुपये फेंकता हूँ, मैंने जेब में डाले भाग गया, राइट। इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड द अल्टीमेटम गेम। अल्टीमेटम गेम में दे डिसाइड कि अगर मैं डिफरेंट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चेंज करता रहूँ, ठीक है, व्हेन विल द रिजल्ट ड्विंडल। बाय ड्विंडल आई मीन कि वो कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। मेजर काम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? क्योंकि अगर हम एथिक्स देख रहे हैं इन बिजनेस एंड गवर्नेंस, तो वो किसी भी बिजनेस और किसी भी एंटिटी पे लग सकते हैं जहाँ पे भी कोई भी गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो एक कमर्शियल गवर्निंग बॉडी चाहे गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी हो। बेसिक काम पुलिस का क्या होता है? वायलेंस को रोकना। और अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसे सॉल्व करना, जो भी उनके एम्बिट में फॉल करती है। तभी आप देखोगे कि अगर पुलिस के पास कोई कॉल करता है, इफ देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है, एंड शी सेज कि ये मुझे शॉपिंग नहीं करा रहा, तो पुलिस क्या कहेगी? सॉरी मैम, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मेरी वाइफ को भी मेरे से। अगर आज मैं आपके खिलाफ एक एक्शन लेता हूँ, so they would not get involved. But if a wife calls that he's domestically abusing me, domestic violence, police would say please file a complaint and we'll take an action, which shows that any organization can only work within the norms set by them, the boundaries set them by them. अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्रीज हो सकती है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो सकती है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज बहुत स्टर्न हो सकती है। बाय स्टर्न व्हाट डू आई मीन? बाय स्टर्न आई मीन कि सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वुड नॉट टेक एनी वायलेंस केसेस, ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ पुलिस डिपार्टमेंट दे विल ऑल्सो टेक वायलेंस केसेस, दे विल टेक फ्रॉड केसेस, दे माइट नॉट सॉल्व देम बट दे विल गिव इट टू द ऐप डिपार्टमेंट, दे विल टेक फॉर्जरी केसेस ऑल्सो। अगर नकली नोट कहीं पे बन रहे तो वहाँ पे भी पुलिस का काम है रोकना, दो द एप्लीएट अथॉरिटी इज द आरबीआई, राइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक की बहुत स्टर्न बाउंड्रीज है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करे, और एक की थोड़ी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज है, राइट। तो पुलिस का मेन काम है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उसे रिजॉल्व करना। वॉज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट हियर? राइट, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर। The conflict was that these two people were sitting here for 6 hours without paying a penny, ठीक है। Whatever action they fought कि it was deemed कि हम ऐसे करते हैं, that were as per the land, law of land. Actually this case is from USA. It is not an Indian case. तो इसलिए अरेस्ट आप लोगों को थोड़ा बड़ा चीज़ लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे पुलिस कम होती है, यहाँ पे पुलिस जल्दी से अरेस्ट करती नहीं है, क्योंकि मैम आप समझो कि यहाँ पे 10,000 लोगों पे आपके पास एक कॉप है एज पर द रेशोज, वहाँ पे आपके पास 100 लोगों पे एक पुलिस वाला है, तो थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। दिस केस इज ऑफ स्टारबक्स फिलाडेल्फिया, ठीक है। I'll tell you more facts, ठीक है, and then you have to tell me how did it change stuff. Fact number 1, these two guys, this was not their first entertainment here, मतलब they have been a regular customer for the past decade. 10 साल से वो इसी स्टारबक्स की जगह के 10 साल से कस्टमर थे,
ठीक है। फैक्ट नंबर 2, एज पर द केस स्टडी, these two people were black and that is why the whole churning, ठीक है, जब न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई, Starbucks was condemned at different levels. The number one debate was, is Starbucks following the customer centric approach? Now you tell me, what would your final ranking be? क्या? Guest police manager. ठीक है, बट एट द मतलब किसी भी लेवल पे हम ये तो नहीं कह सकते कि गेस्ट गलत थे, और वर दे रॉन्ग, वर दे रॉन्ग? अगर आपको आपसे पूछा जाए, इमेजिन दैट यू गाइस आर स्टारबक्स, ठीक है, आपको प्रेस रिलीज करना है अपना स्टेटमेंट, ठीक है, एट द सेम टाइम प्लेसिंग योरसेल्फ इन द राइट लाइट, क्योंकि अब आप स्टारबक्स, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरा मैनेजर से गलती हो गई, इससे तो और बवाल बढ़ेगा, आपको क्राइसिस मैनेज करना है, तो हाउ वुड यू से दैट यू गाइस वर राइट? व्हाट आर द फैक्ट्स विच यू विल प्रेजेंट टू पुट फॉरवर्ड योर केस? बताइए। अरे सोच लो एक बार कि मैं स्टारबक्स हूँ, आप स्टारबक्स में मत सोचो, आप सोचो कि आपने एक कॉफ़ी शॉप स्टार्ट करी वहाँ पे कोई आपका पिछले 3 हफ्ते से कस्टमर है, आप उन्हें पहचानते हो, आप ओनर हो, पर उस दिन वो आए, वो 6 घंटे बैठे रहे, यू आस्क देम टू लीव, ठीक है, वो चले गए, एंड जब वो जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि आपने गलत किया हमारे साथ, वहाँ पे बाकी कस्टमर हैं, वो आपसे पूछे कि आपने ये क्यों किया, तो आप क्या बताओगे? दो द केस इज वेरी डिफरेंट हियर, ठीक है, दो द केस इज वेरी डिफरेंट, बट एज स्टारबक्स आपके हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए था? क्योंकि उनका आंसर तो काफ़ी यू नो दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्टर। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते वो, बिकॉज रेसिज्म इज सम प्रैक्टिस विच नो बडी वुड वॉन्ट टू फॉलो, दैट वुड एक्चुअली, अगर आपको पता होगा, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, हैव यू हर्ड अबाउट यूसीबी? I don't know if it's popular now, but it has been in a lot of controversies because of their advertisement. So United Colors of Benetton का मतलब ही वो है कि वो मानते कि every color is same. तो उनकी advertisement में they will show white men, black men holding hands with each other, giving each other a peck, ठीक है, and उस वजह से काफ़ी लोगों के sentiments hurt हुए internationally. Like India में people perceived it as a strength. क्योंकि वी हियर डू नॉट फॉलो एनी रेसिज्म, इंडिया इज वन कंट्री वेयर एक्चुअली रेसिज्म इज मिनिमल। इफ अगर आप हेट्रोजेनिटी देखो नेशन में, आपको समझ आएगा कि रेसिज्म तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हर 3 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती है। अगर आप कोई भी लोकल डायलेक्ट देखो, दिल्ली की कोई डायलेक्ट है? द आंसर इज नो, Delhi does not have a dialect, but you go to UP, in every 10 kilometers you would see a different village and they having some local dialect which you would find थोड़ा difficult but you would adjust to it. But यहाँ पे फिर भी अगर कोई किसी से पूछता है तो कोई किसी को जज नहीं करता। Of course there are certain cases जो हम लोगों को सुनने में आते हैं, हर जगह आउटलायर्स होते हैं डेटा में, that is not the issue. The issue at hand is majorly क्या होता है, बाहर तो सिटीजनशिप भी ड्यूल है, बाहर टैक्स लॉज भी बहुत डिफरेंट है, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। वहाँ पे लोगों ने, जैसे आप लोग बता रहे हो, यही बोला कि बिकॉज दे वर ब्लैक गाइज दैट्स वाई दे वर अरेस्टेड। अगर वो ब्लैक नहीं होते तो दे वॉन्ट, उन्हें अरेस्ट कोई भी नहीं करता इफ़ दे वर वाइट मैन। वहाँ पे पुलिस के अगेंस्ट भी यही लॉजिक देते हैं कि पुलिस इज मोर स्ट्रिक्ट विद ब्लैक पीपल दैन विद वाइट पीपल।
बट जो वाइट यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इन मोस्ट अमाउंट ऑफ क्राइम्स डेटा वाइज ब्लैक मैन आर इन्वॉल्व. I don't know the reality, neither do you guys. मतलब we haven't been in those situations, so we cannot say that who is absolutely right. But अगर आप Starbucks होते तो आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि जो हमारे रिसोर्सेज यूज हुए हैं उनको पे बैक कौन करेगा, राइट? इमेजिन अगर मैंने यहाँ पे क्लास करी है किसी भी इंस्टीट्यूट ने, तो दे आर टेकिंग अ मिनिमल अमाउंट ऑफ फी फ्रॉम यू गाइस. द सीट विच यू आर टेकिंग इज सब्सिडाइज्ड, मतलब somebody else is paying for it, but the payment is getting done. No matter यहाँ पे 4 बच्चे आए या 400 बच्चे आए, क्लास है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, एसी उतने यूज होंगे, आप बंद कर दोगे, टाइम लगेगा, टीचर आया है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, सब कुछ है, तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व. तो उसको पे बैक कौन करेगा? एंड अगर एक कस्टमर ये प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि 6 घंटे आके आप आराम से बैठ के रिसोर्सेज यूज करके जा सकते हो, तो बाकी कस्टमर्स भी वही करेंगे. देन द चेन वुड फेल ना. मतलब आप जाते हो किसी भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे, तो यू वुड सी दैट दे कम विद अ मेन्यू. जैसे ही आप बैठते हो दे सर्व यू वाटर, 5 मिनट बाद ही आ जाते हैं सर्व मेन्यू. फिर 5 मिनट बाद वो वापस आते हैं कि आपने क्या सोचा. घर में खाना डिसाइड करने में आधा घंटा लग जाता है, क्या बनाए क्या बनाए. भाई मेन्यू में 50 आइटम है, सोचने का टाइम ही नहीं देते. बट वहाँ पे अब सपोज कोई रेस्टोरेंट वालों से लड़ने लगे कि नहीं भाई आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, तो वो क्या बोलते हैं, सॉरी सर आई विल कम बैक इन 5 मिनट्स. वो आपके माइंड को मेंटली कंडीशन करके आता है, भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मत लगाना, अब सोच लेना. फिर आपने दोबारा बोला कि नहीं नहीं सर अभी तो नहीं, सर टेक अनदर 5 मिनट्स. वो इतना स्ट्रेस देगा, अनदर 5 मिनट्स पे आपको लगेगा कि आप एक पाप कर रहे हो, गलती आपकी तरफ से हो रही है. बट जब तक वो आपसे ऑर्डर नहीं ले लेता, वो आपको बार बार याद दिलाएगा. वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड. अगर वो ये काम नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी पे बैक करना है अपने आप को. रॉ मटेरियल से इतनी सारी कॉस्ट है, वो कॉस्ट कहाँ से आएगी? सो weren't they at fault? वो 6 घंटे बैठे रहे. Even if they were loyal customers, they should have ordered something. उन्हें तो उल्टा ज़्यादा समझना चाहिए ना. Thoughts? देखो एक पार्टी तो एक्चुअली में बिल्कुल ही गलत है, वो है लॉ एनफोर्समेंट. बट उससे भी गलत है वो मैनेजर जिसने उस लॉ एनफोर्समेंट को इन्वॉल्व किया. बिकॉज दिस थिंग कुड हैव बीन डन वेरी पीसफुली. एट द एंड द डिबेट वुड ओनली हैव बीन कस्टमर वर्सेस मैनेजर. इट वुड नॉट हैव रिक्वायर्ड लॉ एनफोर्समेंट. आप इमेजिन करो ना कि आप अभी गए क्यूडीज पे, आपने कहा मुझे तंदूरी मोमोज पसंद नहीं आए, उन्होंने पुलिस बुला ली. बुला सकते हैं, वो कहे सर हम आज तक 10 लाख प्लेट बना चुके हैं, किसी ने हमारे मुंह पे नहीं बोला कि हमें पसंद नहीं आया, इन्होंने मेरे सेंटीमेंट हर्ट कर दिए. हाँ आप लोग को वैसे मजाक लग रहा होगा, कोई बहुत इमोशनल बंदा, उसने कहा सर मेरे सेंटीमेंट हर्ट हो गए हैं, मुझे अब जिंदगी में जीने का कोई मकसद समझ नहीं आता. भाई उस पर एंड ऑनेस्टली लॉफुली दैट वुड बी, अगर वो बंदा अपने नस वस काट ले तो इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड. हाँ आई अंडरस्टैंड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट टू यू नो कॉज अस टीयर, बट थिंक कि व्हाई आर दे नॉट डूइंग इट. ऐसा क्यों नहीं होता कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ एंड यू प्लीज ट्राई एंड डू इट. आप जाओ और आप वहाँ पे बोलो कि ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, एंड दे विल बी लाइक यस सर. दे विल बी वेरी काइंड टू यू. आप वो सेम बिहेवियर घर पे करो. एग्जैक्टली मम्मी कहेंगी अच्छा नहीं था, कल खुद बना लियो. यू विल नॉट हियर यस सर. ऐसा क्या डिफरेंस क्या है कि एक जगह नॉर्म अलग है और दूसरी जगह नॉर्म बहुत अलग है, जबकि आपकी एसोसिएशन इमोशनली घर पे ज़्यादा है देन इन अ रेस्टोरेंट.
क्योंकि वहाँ पे आपको पता है, घर वाली ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जाएगा तो जाएगा कहाँ, वापस तो घर पे ही आना है। बट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपको वापस बुलाना है, दे नो दैट दे हैव कॉम्पिटिटर्स आउटसाइड। अगर वो आपके साथ बहस या बदतमीजी करते हैं तो आप नहीं आओगे, और जो बाकी बैठे हुए कस्टमर्स हैं उन पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। इवन दोज गाइज विल नॉट वॉन्ट टू स्टे। आप कभी भी बाहर खाना जाना चाहते हो तो आप कभी ये नहीं कहते ना कि चिड़ियाघर के पास खाएंगे। यू वॉन्ट इट टू बी पीसफुल, कि आप जिसके साथ भी गए हो आप वहाँ पे बात कर पाओ उससे। अगर म्यूज़िक तेज़ होता तो आप कहते हो कि म्यूज़िक थोड़ा स्लो कर दो। अगर आप पार्टी करना चाहते हो तो आप म्यूज़िक तेज़ चाहते हो, राइट। यू हैव सर्टन प्रेसिडेंट्स इन योर हेड विच यू वॉन्ट टू बी फॉलोड। अगर वो फॉलो नहीं होते तो आप कहते हो कि आज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इमेजिन यू गो आउट टू वॉच अ मूवी PVR पे, 4D मूवी आपकी, राइट। दे आर टेकिंग अ प्राइस फॉर अ 4D मूवी। वहाँ पे 4D वाला कुछ होता ही नहीं। 4D मूवीज़ में सीट्स मूव एज पर द सीन, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यू वुड से ना बाहर आके कि यार देयर वाज नो डिफरेंस, 3D में भी ये होता था, 4D में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट चूज 4D, विच मीन्स कि अगर आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट कहीं पे भी जाते हो, उन्हें अपना ये प्रिंसिपल याद है, प्रॉफिट जनरेशन। एंड प्रॉफिट जनरेशन का एक सब प्रिंसिपल है कस्टमर एक्विजिशन। एंड कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एथिकल, और यू शुड बी परसीव्ड एज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सबसे सिंपल एग्जाम्पल गुड और बैड ऑर्गेनाइजेशन का, आप सब BMS कर रहे हो, विच इज़ अ मैनेजमेंट कोर्स। विच आर द ऑर्गेनाइजेशन यू गाइज वांट टू वर्क इन? किसके साथ काम करना चाहोगे? कभी सोचा, कभी दिमाग में ख्याल आया हो बैठे हुए कि भाई टाटा के साथ करेंगे? है नहीं नहीं, ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल टेल यू समथिंग, आप अपने माइंड में सोच के बैठे हुए हो कि जो कोर्स है ना उससे मैंने कुछ यूज़फुल गेन नहीं किया। एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट में एक ही फ़र्क होता है। एम्प्लॉयबिलिटी वाले को ये पता होता है विच स्किल सेट इज़ इम्पॉर्टेंट, और जब आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाते हो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्किल सेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपका ये पर्टिकुलर कोर्स है इट इज़ हाई इन डिमांड। हाई इन डिमांड क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत रिसोर्सेज है और उन्हें इफ़ेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक क्रेडिबल रिसोर्स चाहिए, बंदा जिसने डिग्री ली हो। आप सिर्फ समझना, अगर किसी ने BMS नहीं करी, वाई विल आई नॉट टेक हिम एज अ एम्प्लॉयर? नो, दैट इज़ नॉट द रीज़न। हो सकता है कि उसे आपसे ज़्यादा पता हो पाइथन वाइथन सब कुछ, बट उस बंदे ने अपना कोर्स सिलेक्ट करते हुए इतनी एफर्ट भी नहीं डाली कि वो एक बिजनेस रिलेटेड कोर्स ले। आप समझ रहे हो, सपोज मैं गूगल हूँ, मेरे पास एक कैंडिडेट आप आते हो और एक बच्चा BA प्रोग्राम का आता है, तो माई फर्स्ट चॉइस वुड बी यू, फॉर अ सिंपल रीज़न कि आप लोगों ने कम से कम स्ट्रेस आउट किया कि मैं एक स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाऊँ, विच शोज विच इज़ अ वेरी बिग इंडिकेटर। नहीं हो सकता है कि आप में से काफ़ी खुश हो रहे हो कि हमने नहीं, पापा ने करा, हा हा हा, बट इन द एंड दैट डज नॉट मैटर। जिसने भी करा, कंपनीज डू नॉट बिलीव इन फेट, they believe in an informed and an uninformed choice. You made an informed choice. I have done the recruitment process myself for a good brand and I can tell you this was one of the very big deciding factors. ऐसा कई बार होता था कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो IT का नहीं होता था, वो IIT दिल्ली का है, एनवायरनमेंट साइंस का, पर उसे बहुत अच्छे से डेटा साइंस आती है। पर मेरे पास एक Tier 2 इंस्टीट्यूट का बच्चा है जो डेटा साइंस का है, मेरी प्रेफरेंस एज अ रिक्रूटर हमेशा Tier 2 होती थी कि उस बच्चे ने कम से कम एक इन्फॉर्म चॉइस करी ना। वो भी शायद IIT में जा सकता था, पर उसके लिए वो फील्ड इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसे उसी फील्ड में करना था, विच शोज कि दैट किड इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही इज स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड दोज आर द काइंड ऑफ पीपल आई नीड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस आर बिल्ड बाय सेट ऑफ वैल्यूज। अगर आप टाटा में काम करना चाहते हो तो क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1,
आपने टैस के बारे में सुना है? नहीं नहीं, TCS तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टैस TAAS या TAS ऐसे टैस है, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। डू यू नो व्हाट डू दे डू? दे चेक, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक कि जो भी टाटा के एम्प्लॉयज़ है डिफरेंट वर्टिकल्स है, मतलब टाटा उसमें भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या वो टाटा की वैल्यूज़ के साथ इम्बाइब कर रहे हैं? टाटा की वैल्यूज़ क्या है? फर्स्ट वैल्यू विच टाटा फोकसेस अलॉट ऑन इज कस्टमर सेंट्रिज्म, मतलब कस्टमर भगवान है। और अगर आपको ये वैल्यू एक्चुअली में चेक करनी हो, आप किसी भी क्रोमा पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, और आप सिर्फ इतना बोल देना कि मैं आपकी अपर मैनेजमेंट को ईमेल कर देता हूँ, एंड यू विल सी द बिहेवियरल चेंज। वी विल नॉट कंपेयर देम विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, विल नॉट टेक अ नेम, बट उन्होंने अपने नेचर में कस्टमर सेंट्रिक रखा है। वो एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक है। एम्प्लॉय सेंट्रिक मतलब वो चाहते हैं कि वो जितने भी एम्प्लॉयज है मिनिमम अमाउंट ऑफ ले ऑफ करे। टाटा कभी किसी को नहीं निकालता, आप टाटा से निकल सकते हो। TCS 2-2 साल तक अपने बंदों को पैसे देता है बेंच पे बैठने के। बेंच पे बैठने का मतलब है आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, आप सिर्फ सैलरी लेते हो, आपको फील होगा घर जैसा कि पापा से पॉकेट मनी मिल रही है पर काम तो हो नहीं रहा। आप सुबह जाओगे, पंच इन करोगे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करो। किड्स स्टडी फॉर MBA वाइल देयर इन TCS, क्योंकि वो 2 साल से बेंच पे हैं तो वो MBA निकाल जाते हैं। दैट हैपन्स इन इंडिया एंड नो अदर ऑर्गेनाइजेशन विल डू। वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठने के पैसे नहीं देती, पर टाटा देता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ और कस्टमर भगवान है। सिंगल, अब आप सोचो टाटा का CEO कौन है इस टाइम पे? रतन टाटा जी है। हाउ ओल्ड इज ही? चलो 80+ मान लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट एज नहीं पता। वो अगर बैठ जाए ट्रक बनाने तो ट्रक तो नहीं बना सकते। वो बैठ जाए लैपटॉप बेचने तो वो भी नहीं बेच सकते फॉर अ लॉन्ग आवर्स, बिकॉज ही वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। फिजिकल स्ट्रेंथ लूज हो जाती है एज के साथ। तो जो भी वो काम कर रहे हैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज, दोज आर आर स्टेक होल्डर्स। तो यू हैव टू बिल्ड अ गुड पॉलिसी फॉर योर स्टेक होल्डर्स। एंड आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन है? कस्टमर, जिनको आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो उनके लिए भी करनी चाहिए। तो आप जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स बनाओगे, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करोगे, रूल्स क्रिएट करोगे, वो क्या सोच के कंडक्ट करोगे कि वो इजी टू कंप्लाई विद हो, मेरे एम्प्लॉयज उसे इजीली फॉलो कर सके और मेरे कस्टमर्स को उससे बेनिफिट हो, राइट? दैट इज वेरी मच इन्वॉल्व। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू गो फॉर टास्क, वो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फोकस ही आपकी उस पर देते हैं, वैल्यू सिस्टम पे। जैसे एक इंस्टीट्यूट है टाटा का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसका सबसे डिफिकल्ट राउंड ही PI है। उनका एंट्रेंस तो डिफिकल्ट है ही, उनका PI बहुत डिफिकल्ट है फॉर द सेम रीजन। वो कह रहे कि अगर कोई बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट फिट नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट फिट विद द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में जो ब्रांड का वैल्यू सिस्टम था वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, और जो मैनेजर का वैल्यू सिस्टम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? क्योंकि ब्रांड चाहेगी कस्टमर को रखना, रिटेन करना, मैनेजर नहीं चाहता सेम। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि जो दोनों का वैल्यू सिस्टम है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करे। अगर वो सेम नहीं भी है, स्टिल यू कैन स्ट्रेच इट आउट, राइट? सपोज ब्रांड इतनी एथिकल है रैंकिंग में, ठीक है, मैनेजर इतना है, तो मैं क्लासेस देके, इंडक्शन देके उसे यहाँ तक ला सकता हूँ,
पर अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है तो मुझे कितने रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ेंगे पहले उसे अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने में, फिर उसे आगे स्ट्रेच आउट करने में. दैट वुड बी एक्स्ट्रा एफर्ट. व्हाई वुड आई वांट टू डू दैट व्हेन आई कैन फाइंड कैंडिडेट विद द सेम अलाइनमेंट. काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि HR राउंड क्यों होता है. HR राउंड इज़ नॉट अ जोक. मतलब आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे कहेंगे ऑनेस्ट HR व्यूज़, रंगोली बनाते हैं HR और कुछ नहीं करते. दैट इज़ एक्चुअली अ मिथ. बी स्कूल में विच इज़ दिस इज़ ऑल्सो अ मिनी बी स्कूल. BMS के बाद MBA इज़ जस्ट अ स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन ऑनेस्टली. तो HR का मेन काम होता है, सबसे डिफिकल्ट काम होता है ह्यूमन साइकोलॉजी गेज करना. ह्यूमन साइकोलॉजी गेज क्यों करना कि क्या वो हमारा जो एथिकल बैकग्राउंड है, जो हमने फैब्रिक सेटअप किया है, क्या वो उससे कंप्लाई होता है या नहीं होता. आई टेल यू वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. इमेजिन करो कि आप लोग कितने हो यहाँ पे, 9 बंदे हो आप, अभी 10 थे पहले, ठीक है. आप लोग ही डिसाइड कर लो 10 मिलके कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे. उसके 5-6 तरीके क्या है. पहला कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, आप सीढ़ी में तेल डाल दो, मैं ऊपर ही चला जाऊँ, यहाँ तक ना आ पाऊँ. राइट. एक ये तरीका है. आई नो इट्स साउंड एक्सट्रीम बट वन ऑफ द मेजर्स. सेकेंड हो सकता है कि आप क्लास में ना हो. थर्ड हो सकता है कि आप क्लास में आ जाओ पर आप कहो कि हम सर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपस में बात करते रहेंगे, शोर करते रहेंगे और सर जब चुप होने के लिए बोलेंगे हम साथ में हंसेंगे. तो दैट वुड डेंट माई कॉन्फिडेंस. मैं सोचूंगा कि यार ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते एंड मैं अपना फुल नहीं दे पाऊंगा. दैट इज़ हाउ इट कैन बी. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सिनेरियो जहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, आप अपनी सजेशंस, अपनी एडवाइसेस, अपने परसेप्शन रख रहे हो एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद यू एंड इट इज़ हैपनिंग बोथ एट अ सबकॉन्शियस लेवल. वी क्रिएटिंग अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट कि आप पढ़ने आए हो तो मैं पढ़ाऊँगा, आपकी जो जेन्युइन क्वेरी होगी मैं वो सॉल्व करूँगा एंड जेन्युइन रखूँगा. द सेम थिंग हैज़ टू बी गेज्ड आउट बाय द HR. ठीक है. जब आप ये सब्जेक्ट की बात करते हो बिजनेस एथिक्स, आपको समझना पड़ेगा बिजनेस एथिक्स एंड जनरल एथिक्स आर वेरी डिफरेंट. जनरल लाइफ सिचुएशन में राइट एंड रॉन्ग बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लेते हो क्योंकि सिचुएशन बहुत ईजी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि X पर्सन ने Y पर्सन का मर्डर करा या X पर्सन ने Y पर्सन के साथ रॉबरी करी, तो आप सीधा कह दोगे कि X इज रॉन्ग, Y इज राइट. राइट. अब सपोज मैं आपसे ये बोलूँ, एक केस लेते छोटा सा. आप गए, आपने टीवी खरीदा, ठीक है. यू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. उस टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कस्टमर सर्विस के लिए वापस आए इस ब्रांड के पास, उन्होंने सर्विस करी बट वो आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं दे पाए, पर अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया है. अब आप 5 बार जाके परेशान हो गए हो, तो आपने कहा तुम या मेरे को नया टीवी दे दो. उन्होंने कहा सर हम नया टीवी नहीं दे सकते, हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं. अब आप लोग बहुत परेशान हो गए और आपने उनके स्टोर में से नया टीवी उठा के ले गए. इस केस स्टडी में कौन सही है, आप सही हो या ब्रांड सही है? ब्रांड क्यों सही है? यार इसमें एक अटेंडेंस का, ऋषि एक बार नीचे से जाके अटेंडेंस की स्लिप ले आओ. एक नीचे यहाँ पे रूम है, उनसे कहना सर ने एक अटेंडेंस की स्लिप मांगी है. कौन ठीक है इस केस में? आर यू राइट और इज द ब्रांड राइट? ब्रांड. हाउ मेनी पीपल से द ब्रांड इज राइट? केस ये है कि आपने एक टीवी खरीदा, यू बॉट अ टेलीविजन सेट विच वॉज फॉर 1 लाख रुपीज. ठीक है.
मार्केट में बाकी टीवी वर्क फॉर 60K, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के टीवी थे 60K के थे। आपको उसमें स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हुई, तो आप जब भी ब्रांड के पास जाते थे, दे वर गिविंग गुड सर्विस बट दे वर नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो आपको टीवी रिलेटेड प्रॉब्लम थी सॉल्व नहीं कर पाए। यू वेंट इन देयर 5 times बट यू गॉट नो सोल्यूशन टू इट। आप इतना थक गए, आपने उनसे कहा कि आप मुझे नया पीस क्यों नहीं दे देते, तो दे टोल्ड कि सर वी कैन नॉट गिव यू, दिस इज अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी, बट वी विल हेल्प यू आउट। आउट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आपने उनके वहाँ से नया टीवी उठाया, अपना पुराना वाला रखा और आप ले आए घर। इस केस में कौन ठीक है, ब्रांड या आप? ब्रांड ठीक है। क्यों? ओके क्या करता, मतलब उसने भी तो अपनी तरफ से सब किया। क्या? वेरी ट्रू, टीवी उठाना इज नॉट अ राइट सोल्यूशन, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट समझते हैं आप लोग? जब आप किसी के पास भी कुछ ठीक कराने जाते हैं तो आप सिर्फ रिपेयर की कॉस्ट बेयर नहीं करते, आप टाइम कॉस्ट भी बेयर करते हो। टाइम इज़ अ वेरी एसेंशियल रिसोर्स। अगर हर किसी का बर्थ से लाइफ तक का टाइम फिक्स्ड है, जितने भी साल में जितने भी घंटे करके सब फिक्स्ड है, तो आप सोचो कि आपने 1 घंटा वो स्पेंड किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। अगर प्रोडक्ट अच्छा था, यू टुक द मोस्ट सुपीरियर प्रोडक्ट। इमेजिन कि आपने iPhone 13 Pro Max लिया, वेरी सुपीरियर बेस्ट प्रोडक्ट, उसमें प्रॉब्लम आती रहे एंड द ब्रांड इज नॉट हेल्पिंग यू मिटिगेटिंग योर प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स थेफ्ट और something would not be the solution to it, I completely agree, but as a customer is it not something wrong has been done with you? क्योंकि आपने तो इसी इंप्रेशन में लिया था ना कि it was a best product, but it did not turn out to be the best and neither they solved your problem. आप 5 बार गए, there was a shoe leather cost, वो टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तभी तो आपने सबसे ज़्यादा पैसा दिया। Who is right here, who is wrong? एक और केस लेते हैं, ठीक है? ये वाला तो याद रखना। ठीक है, यू आर अ ब्रांड, यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ठीक है, XYZ। XYZ इज अ एयर प्यूरिफायर, ठीक है, इट इज द बेस्ट इन द कंट्री, मतलब वो हवा को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। पर वाइल यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट, यू एक्चुअली क्रिएट पॉल्यूटेंट्स जिन्हें एनवायरनमेंट खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब जिन्हें डीके करने के लिए यू वुड रिक्वायर इंटरवेंशन। तो आप यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट इन अ स्मॉल विलेज, क्योंकि वहाँ पे लैंड सस्ता है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, एंड यू आर पोल्यूटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द विलेज। ठीक है, अब विलेज का एक बंदा होता है, वो जाता है, ठीक है, और वो कोर्ट केस कर देता है कि इस ब्रांड से कहो कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बंद कर दे। जब ये केस होता है तो ब्रांड कहती है कि हमारी वजह से 1 लाख एस्थमा पेशेंट्स आर एबल टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ द एयर प्यूरिफायर। अगर हम बंद कर देंगे, हम जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में कौन सही है, ब्रांड या विलेज? और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन? है विलेज वाला बंदा ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चरर जो रिसोर्सेज यूज करके उसे पोल्यूट कर रहा है उसे ठीक करके दे तो वहाँ पे कर सकते हैं। पर जैसे ही विलेज से वो निकालेंगे अपना यूनिट तो एम्प्लॉयमेंट भी तो ख़त्म हो जाएगी विलेज की। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के एम्बिट में आता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगी चाहे पब्लिक या प्राइवेट इन नेचर,
वो अनबायस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक विलेजर की वजह से जो बाकी लोग एम्प्लॉयड हैं उनका राइट टू लाइफ लिया जा रहा है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ली जा रही है, तो अब उन्हें वो सेम एम्प्लॉयमेंट दूर मिलेगी। बट जब पोल्यूशन रिसोर्सेज का वो हो रहा है तो जो वहाँ वेरी वेरी ट्रू, मैं मान रहा हूँ रिसोर्सेज से पोल्यूट हो रहा है, बट हर प्रोडक्शन प्रोसेस में पोल्यूशन तो क्रिएट होगा ही, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। आपने काफ़ी बार सुना होगा डेवलपमेंट और ग्रोथ में, तो वो कहते हैं कि जब भी ग्रोथ होगी तब इनइक्वालिटी तो आएगी, बाई प्रोडक्ट है, पर वो डेवलपमेंट भी तो लाएगी। ऐसे ही जब भी ग्रोथ होगी, आप कोई भी यूनिट सेट करोगे किसी रिमोट एरिया में, तो वहाँ के रिसोर्सेज पोल्यूट तो होंगे, एंड आइडियली मिनिमम होने चाहिए, राइट? आइडियली इफ आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग आई शुड हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। बट अगर मैं सीधा यूनिटी बंद कर देता हूँ तो ख़त्म सब, एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो, डेवलपमेंट ख़त्म उस जगह की। पर अगर मैं नहीं करता तो मैं वहाँ पे डिजीजेस भेज रहा हूँ। भाई पोल्यूशन से डिजीज भी तो होंगे, पोल्यूशन का मेन आउटकम क्या है? तो अब इसका रास्ता क्या है? एंड दिस इज एन एथिकल डिलेमा आपके सामने, आपको वैसे लग रहा होगा दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। आपको पता है जब भी कोई स्टेट में इलेक्शन होते हैं, जब स्टेट की लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट दो, तब गवर्नमेंट के सामने ये इशू आता है जो हम लोगों को कहीं पढ़ाया नहीं जाता। अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी तो मुझे फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज डालूंगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। आप समझो ना कि मेरे को एक डॉक्टर, एक कैंसर स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए 8 से 10 साल चाहिए, मैं 2 साल में कैसे ला दूँ? फिर लोग मुझे बोलेंगे कि आपके पास एप्ट अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल नहीं है। अगर मैंने फैक्ट्री नहीं आने दी तो लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट नहीं आई। तो अब क्या करे बंदा, कौन सही है कौन गलत है? हम लोग तो बड़े आसानी से बोल देते ना कि पॉलिटिशियंस आर बैड, बट अगर आप उस पोस्ट पे हो तो आप बताओ कि क्या सही है। इस वाले केस में भी अगर ये केस कंज्यूमर फोरम में जाता है तो कोर्ट को एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा कि ब्रांड सही था या वो बंदा सही था। बंदा भी बोलेगा कि सर मैंने तो अपने सारे पैसे लगा दिए, सबसे महंगा टीवी लिया, राइट? ब्रांड भी बोलेगा कि सर मैंने भी सारी मेहनत करी, ये 5 बार आया तो 5 बार मेरे मैनेजर ने भी तो इसे एंटरटेन किया। अगर इसकी शू लेदर कॉस्ट है तो मेरी भी तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। 5 बार मेरा मैनेजर किसी और को करता, इसका मतलब मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। आई कैन नॉट गिव हिम अ न्यू टीवी, वरना मैं सबको देने लगूंगा, इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। टू अंडरस्टैंड दीज सिचुएशंस, दीज सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। जब आप बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करोगे, हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे कि हम कौन सी अप्रोच लें। शुड वी गो फॉर अ नॉर्मेटिव अप्रोच, शुड वी गो फॉर अ यूटिलिटेरियन अप्रोच, और शुड वी गो फॉर अ राइट टू रिसोर्स अप्रोच? शुड वी लुक एट माइनॉरिटी और शुड वी लुक एट मेजॉरिटी? जब भी कोई कंपनी अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है या लॉज बनाता है तो क्या सोच के बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए, एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट हैव अ राइट आंसर, दे आर वेरी सर्कमस्टेंशियल। जैसे ही आप कोई सर्कमस्टेंस चेंज कर दोगे, द अप्रोच वुड चेंज। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रूफ करना है कि कंपनी ठीक है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसमें एक फैक्ट ऐड कर देना है कि 90% ऑफ द विलेज इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय देम। बिना इसके देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। तो नाउ इट वुड बिकम अ इशू वेयर गवर्नमेंट शुड बी डूइंग समथिंग टू टेक केयर ऑफ द पोल्यूशन, राइट? अगर मुझे विलेज को ठीक प्रूफ करना है, आई हैव टू जस्ट ऐड द फैक्ट कि इट इज causing major health problems in the village, and this is some problem which is even happening right now. When you see the region of Punjab, you would see that this is the problem which is happening. And not only Punjab, many regions of India where fertilizers are overused क्रॉप्स क्रिएट करने के लिए। जब भी फर्टिलाइजर ओवर यूज होता है तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फूड चेन में घुस जाता है।
और जब वो फूड चेन में घुस जाता है तो इट कॉजेज कैंसर। एंड आप ये भी इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ की रियल एस्टेट प्राइस भी गिर जाते हैं, डोमेस्टिक नॉट कमर्शियल। यू वुड नॉट वांट टू स्टे नियर अ कमर्शियल फैसिलिटी। So there are many issues like that where when you change certain circumstances, the answer would change. There is no one correct answer to them. And the answer also changes with your perception and perspective. Perception is some group of norms or beliefs which you have created as per your experiences. For example, आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, मैं क्लास में घुसता एंड चीखते हुए घुसता, ये क्या मजाक हो रहा है 5th सेमेस्टर के बच्चों, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं। तो व्हाट योर परसेप्शन वुड बिकम कि एथिक्स वाले सर इज क्रेजी, वे बंदा पागल है, वो क्लास में नहीं जाना उसकी। ठीक है, हो सकता है कि वो एक्चुअली में टोटलिटी में पर्सपेक्टिव ना हो, क्योंकि सी दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, दीज टू आर द वन एस्पेक्ट। इसके अलावा भी आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो वो कह के नहीं यार वो बंदा तो बहुत बढ़िया है, राइट, बट दैट इज देयर परसेप्शन। पर्सपेक्टिव होता है व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द आई ऑफ अ थर्ड पर्सन। ठीक है, कोई तीसरा बंदा इस क्लास को देख रहा होता वो, और एक्चुअली में यहाँ पे कोई शोर हो रहा था, मैं आता चीखता, वो कहता नहीं वो सर भी ठीक थे, क्लास भी ठीक थी, तो वो भी पागल नहीं पर बच्चे भी सही थे कि उसे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। सो व्हेन यू लुक एट दीज प्रॉब्लम्स, दीज इश्यूज, ठीक है, व्हेन यू सीइंग देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, योर आंसर वुड बी वेरी डिफरेंट। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज व्हेन यू विल बी एक्चुअली डूइंग इट इन द आंसर स्क्रिप्ट, जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा केस स्टडी में, तब आपको एक्चुअली में ये बताना ज़रूरी है कि आप किस पर्सपेक्टिव से परसेप्शन से अपना आंसर लिख रहे हैं, कि आर यू राइटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन और अ कंज्यूमर। पर आप अगर एक कंज्यूमर के से देखोगे तो बहुत अलग होगा आंसर। दिस थिंग हैज़ हैपेंड इन बाइजू। अगर आपको पता होगा बाइजू अभी जब बैंक करप्ट हुआ था तो मैनी पेरेंट्स वर नॉट एबल टू गेट द रिफंड, तो व्हाट डिड डू, वो उनके ऑफिसेज में गए एंड दे टुक द टीवी एंड केम। एक ने भाई वहाँ पे ग्लासेस रखे हुए थे कांच के, डाल लिए सारे बैग में, ठीक है, वसूल, आप लोग टूट भी तो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज नॉट वसूली, आई एम सेइंग कि व्हाट एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू डू इज कि मैं जितना भी आपको इस क्लास में पढ़ाऊँ ना, वी डिस्कस केस स्टडी एंड वी लर्न द लेसन थ्रू अ केस स्टडी। दैट वे इट विल लीव अ इंडेलिबल मार्क इन आवर मेमोरी सिस्टम। I don't want you to go and read the notes again and again. I have prepared notes for it, ठीक है, which I can dictate of course, but उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपसे कोई भी बाहर पूछेगा कि आप लोग क्या पढ़ते हो, आप इमेजिन करो कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है टू समवन हु पुल्स अ रिक्शा। आप कभी ये क्वेश्चन पूछना, आई एम नॉट इवन किडिंग, यू आस्क समवन हु इज पुलिंग अ रिक्शा एंड सम कि भैया अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए पड़े हो तो आप उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे? वो कहेगा उठाएगा, ठीक है। अब आप ये सेम क्वेश्चन XYZ बंदे से पूछना जो बहुत अमीर है, ठीक है, कि क्या आप उठाओगे नहीं उठाओगे, वो आपको मना कर देगा। आप सोचो ना, जिसने 5,000 करोड़ खर्च करे अपनी शादी में, वो उठाएगा क्या? नहीं, उससे मिलना बहुत बड़ी बात है, बट उसका आंसर तो आप भी गेज कर सकते हो। यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड 1 CR इज वेरी बिग, इट इज़ वेरी बिग फॉर मी एज वेल, बट इट इज़ वेरी बिग राइट नाउ। इमेजिन अभी आप लोग कितनी सारी एक्टिविटीज़ खुद करते हो, राइट? You even come in a metro, you use public transport. While you are earning and you are earning well, you would say कि यार I don't want to travel in metro. हाँ, मेट्रो में तो बहुत भीड़ होती है, कैब से जाएंगे। मैं और ड्राइवर होगा तो आप कहोगे यार गाड़ी का गियर खुद हिलाना, पता है ये स्कैल्पल हिल जाता है, क्यों करते हैं लोग, टांगों में दर्द होता है। People say such things because you come at some economic comfort level where you're able to afford that amenity, and
you actually understand कि it is more painful for you to do yourself than to ask for assistance. है ना, होता है. This is very common. The same thing goes with ethics. Ethics is a very subjective term. अगर आप इसकी कोई डेफिनेशन देखोगे, वो डेफिनेशन तो बहुत होंगी, but they will not hold true in real life. So we have two tasks in our hand in these class. One is to understand the textbook knowledge. Number two, to understand how to apply it in real life. What is acceptable? I would try to make this task easy. Of course, आपकी मदद के बिना तो नहीं हो सकता. मैं उतना ही अच्छा पढ़ा सकता हूँ जितना अच्छा आप चाहते हो मुझे पढ़ाना, कि मैं पढ़ाऊँ. I would think कि I am the best teacher until you tell me कि sir this was missing in the class. आप ये भी कर सकते थे. And I will feel no bad because this is my task assigned to me. I am here for you. आप मेरे consumer हो and I am the good manager. At least I want to believe that. मेरा काम आपको serve करना है in the best possible way. Of course, under the norms कि आप लोग respectful रहे, and I will be respectful to you also. I would try to maintain the decorum myself. ठीक है. So from the next class, please come prepared that we will have brainstorming sessions. Your inputs are very important for me to excel, and we will do it further. ठीक है. In the meanwhile, is there any group which जहाँ पे आप सब present हो, where I can share stuff, where I can share how I'm going to go about the whole process? ऑफिशियल ग्रुप है. प्लीज़ मेरे को भी उसका लिंक भेज देना. Where do you keep this pencil? ये मैग्नेटिक नहीं है. हाँ, डन. That is all from my side. Were you able to understand what you were going to do in this class? हाँ ना, क्या नहीं समझ आया? अच्छा, ओह, मैंने कहा कि आपको ये समझ आया कि हम इस क्लास में क्या करेंगे. एटिकेट्स नहीं पढ़ रहे. एटिकेट्स पढ़ना नहीं कहूँगा मैं इसे. इट इज़ मोर, देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, XYZ, डजेंट मैटर, ठीक है. वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि आपको टाइम से पंच इन करना है, पंच आउट करना है, ठीक है. वाई डू दे फॉलो सच सिस्टम? क्योंकि जब सब लोग एक चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप इमेजिन करो कि आप 10 लोग हो, 4 बंदे क्लास के पहले आधे घंटे में आ रहे हैं, 4 बंदे लास्ट आधे घंटे में आ रहे हैं, ठीक है. तो हाउ इज़ द क्लास गोइंग टू गेट कंडक्टेड? क्योंकि वो लेक्चर बार बार रिपीट होगा. इफ़ आई हैव टू सर्व एवरीवन, इट वुड बी रिपीटेड. सो आई वुड वांट कि सब लोग स्टार्टिंग में साथ में हो एंड वी कैन गो मीनिंगफुली टिल द एंड. वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि सब लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स उनके साथ हो एवरी डे. उस डे के सारे टास्क में वो एक साथ एंड तक जाएं. एंड जब वो ईयर एंड में इन सबको एक साथ लेके आए, इंटीग्रेट करे, तो दे मेक अ मीनिंगफुल वर्क एंड मीनिंगफुल रेवेन्यू, जहाँ पे आप लोगों की रेम्यूनरेशन डिपेंड्स अपॉन कि उन्हें कितना काम मिला है. तो इसलिए हर सोसाइटी, हर जगह दे सर्टेन एथिक्स, लॉज, नॉर्म्स सेट. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में ऐसे कौन से एथिक्स होते हैं एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू क्रिएट देम. अगर आप एथिक्स बना रहे हो, आप एक मोबाइल फ़ोन कंपनी हो, तो आपके लिए क्या एथिक्स है? अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपने कोडर से कहता है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम. आप ऑफिस में आओ, आप प्ले स्टेशन खेलो. माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में प्ले स्टेशन इंस्टॉल्ड है. लॉरियल के ऑफिस में नीचे दे हैव अ सैलून वेर यू कैन गेट एनी ट्रीटमेंट डन एट सब्सिडाइज रेट. मतलब आप जाओ, आप हेयर कट करा के आ जाओ,
आप 8 घंटे सैलून में बैठे, वो कुछ नहीं बोलते, बिकॉज इन द एंड दे वांट दैट टास्क टू बी डन। वो कोडर से कह रहे हैं कि हमारा टास्क होना चाहिए, आपको ये शीट ऑफ कोड लिख के देना है, एक हफ्ते में वो लिख के दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कब लिखते हो, कैसे लिखते हो, आपके पास पूरी लिबर्टी है। नाउ इमेजिन कि आप मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो आपको एक स्टार्ट डे और एक डेडलाइन दे दी जाएगी और एक पेमेंट कि 6 महीने में मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। आपसे 6 महीने कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिल रही है। बट अगर आप सपोज पुलिस डिपार्टमेंट में हो, तो आपसे रोज़ पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि वहाँ पे एवरीडे टास्क करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे चेंज होती है तो रूल्स कैसे चेंज होते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रूल्स कैसे बनाता है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज रूल्स फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज आवर सेट टास्क। नाउ वी विल सी कि इसका इफेक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे कैसे पड़ता है, सोसाइटी पे कैसे पड़ता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे पड़ता है, एंड व्हाट आर द अप्रोचेस, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास। एथिक्स कैसे डिफाइन करता है बिजनेस, अगर बिजनेस एथिक्स डिफाइन करता है तो क्या बिजनेस एथिक्स कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। ऑल ऑफ दैट विल बी स्टडीड इन दिस कोर्स। दैट इज व्हाई आई विल शेयर अ कोर्स प्लान विद यू, बेसिक कि हाउ आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट स्टफ, हाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द यूनिट्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग इन एवरी क्लास what questions can come in the paper from that particular part. See, दो टाइप की लर्निंग अगर हम क्लास में कर रहे हैं, वन इज़ ऑब्जेक्टिव लर्निंग जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे होता है, सो इज़ एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आप लोगों को जैसे आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हो वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करो एंड आप समझो भी, राइट। Do you want me to add other things as well, like any suggestion from your side? है notes? I think you guys get those handouts, right? वो हाँ, apart from that, in the class wherever there will be important, we will write it down, important stuff where I feel that you guys, I should be dictating you something. वैसे कॉलेज लेवल पे प्रेसिडेंट ऐसा होता है कि आई कम इन द क्लास एंड यू गाइज नोट डाउन वॉट एवर यू थिंक आई हैव सेड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब दैट इज़ आवर नोट्स, बट आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई ट्राई टू मेक वन। आई वुड नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ फॉल्स प्रॉमिस कि मैं आपको नोट्स दे दूँगा एंड मैं आपको ना दूँ। आई वॉन्ट टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी विद यू, तभी आई कैन एक्सपेक्ट इट, राइट। सो आई विल ट्राई दैट, we'll go through that, don't worry. Your exams are equally important for me. It's not a class where I would say कि मैं सिर्फ आपको ज्ञान दूंगा, you will understand everything. All the elements are equally important. इसको अच्छे से समझना इज इम्पॉर्टेंट और उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में परफॉर्म करना, ठीक है गाइज। आप एक ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम्स होते किस लिए है। एग्ज़ाम बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कौन अपनी परफॉर्मेंस वाइज कंसिस्टेंट रहा है लाइफ में। जब भी कोई आपका स्कोर देखता है तो वो ये नहीं देखता कि आपके 94 है 96 है, वो ये देखता है कि यू हैव बीन कंसिस्टेंट इन योर हार्ड वर्क। और वो कंसिस्टेंसी चाहिए फॉर एवरीवन, राइट। जब आप भी किसी से पूछते हैं, गाड़ी लेने जाते हो तो आप ये पूछते हैं ना कि कितनी सर्विस चाहिए होगी, कब चाहिए होगी, क्या माइलेज रहती है, क्या है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेज कि वो परफॉर्म कितना अच्छा करेगा, एंड दैट इज़ अ व्हीकल विच यू कैन चेंज, राइट। द सेम टाइम व्हेन समबडी एम्प्लॉयज यू, या आप अपना खुद का भी बिजनेस करते हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एफर्ट में, एंड उसका सबसे अच्छा पैरामीटर होता है एग्ज़ाम गेज करने का। तो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू कीप योर स्कोर हाई, जितना भी आप हाई रख सकते हो उतना हाई रखें। ये ना सोचें कि एग्ज़ाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देयर वर मूवीज़ विच टोल्ड यू एग्ज़ाम तो मजाक है, बच्चे को सीखना चाहिए, ठीक है, वो यूएसए में काम करता है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है।
हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहाँ पे 100 सीट्स के लिए 10 लाख लोग बैठते हो, उस देश में सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आता है। यूपीएससी 100 सीट्स फॉर आईएएस ऑफिसर्स, ओनली 1000 टोटल सीट्स होती है, दूसरी सर्विसेज सब मिला के। आईएएस की सिर्फ 100 सीट होती है। द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर 6 लाख प्लस। तो आप सोच रहे हैं कि कितना कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपको अपना स्कोर भी सेम रखना चाहिए। तो प्लीज़ पुट इन योर एफर्ट्स, और आप जो भी स्कोर यहाँ से लेके जाएंगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर जगह स्कोर देखा जाता है। ये स्कोर तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं पे ना देखा जाए। अगर आप 20 साल बाद भी जॉब चेंज करोगे ना, तब भी ये स्कोर आपके सीवी में मेंशन होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइंडली कीप इट एज हाई एज यू कैन। अगर कम चल रहा है तो इन 2 सेमेस्टर्स में उसे पुल अप कर लो, अगर ज़्यादा चल रहा है तो उसे ज़्यादा ही रखो। एनी डाउट? Was I making sense in the class? ठीक है, then I'll see you in the next class. अगर आप प्लीज़ कर सके तो और बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास हो गई है, and the teacher is not as crazy as we thought. So you can actually come and we can actually study for the class, right? Thank you, that's all. वो attendance sheet भर दी आप लोगों ने? Thank you. Thank you guys.